हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आवेश के गुण के बारे में। लेकिन उससे पहले लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में कि आवेश दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। पहला क्या? धनावेश। पहला धनावेश। और दूसरा प्रकार जो हमने बताया था आपको वो बताया था ऋणावेश। दो तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋणावेश। तो आज सबसे पहले तो यही जानते हैं हम लोग कि धनावेश किसे कहेंगे और ऋण आवेश किसे कहेंगे। धनावेशित वस्तु किसको कहेंगे और ऋण आवेशित वस्तु किसको कहेंगे। तो धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी चीज आप लोग जान लीजिए। आप लोग जानते भी हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और सबसे छोटा कण जो इसका माना जाता है वो क्या माना जाता है? परमाणु। क्या माना जाता है? परमाणु। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि वस्तुएं किससे बनी हुई हैं भाई? छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं। और परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। परमाणु जो होता है, परमाणु जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि परमाणु है। परमाणु में एक छोटा सा भाग होता है। परमाणु के अंदर एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसके परमाणु में 5 धन आवेशित कण है, अर्थात प्रोटॉन है। आज समझ में आ रहा है? 5 धन आवेशित कण है अर्थात प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन जितने होते हैं किसी भी परमाणु में, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी उस परमाणु में पाए जाते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी? 5 ही होगी। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? इसी से हम लोगों को जानना है कि ये कैसे धनावेशित होता है और कैसे ऋण आवेशित होता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक, वस्तु का एक परमाणु है, इसमें 5 पॉजिटिव कण हैं यानी कि प्रोटॉन है और 5 ही निगेटिव कण हैं। 5 मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, यानी कि धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों की दोनों की संख्याएं समान होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में यह परमाणु माना जाता है उदासीन। क्या माना जाता है? उदासीन। उदासीन कहने का मतलब कि इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यदि इस परमाणु को हम रगड़े, यानी कि इस वस्तु का, परमाणु को तो हम, बहुत छोटा कण होता है परमाणु को हम रगड़ नहीं सकते। ठीक है, उसको छू भी नहीं सकते, बहुत छोटा कण माना जाता है। लेकिन वस्तु को हम लोग छू सकते हैं। तो अगर वस्तु को हम रगड़ रहे हैं, रगड़ने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर आ जाए। परमाणु, जैसे अभी मैंने बताया कि परमाणु में बीचों बीच में एक धनावेशित भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये आवारा होते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये क्या होते हैं? आवारा होते हैं। ये सज्जन होते हैं। कैसे होते हैं? सज्जन होते हैं। ये प्रबल नाभिकीय बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनको निकालना मुश्किल होता है। हम इसको निकाल नहीं सकते, इसके नाभिक को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन
नॉर्मली नहीं, जब इसको तोड़ा जाएगा नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया हो जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रबल नाभिकीय बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जब हम इनको घर्षण करते हैं, वस्तुओं को जब हम घर्षण बल प्रदान करते हैं, यानी कि किसी चीज से रगड़ते हैं तो ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा कैसे? जैसे जब हम रगड़ेंगे तो वहां पे होगी ऊष्मा उत्पन्न। ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मा को लेते हैं, एनर्जी को लेते हैं। जब एनर्जी लेते हैं तो इनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से ये हो जाते हैं उतावले। क्या हो जाते हैं? उतावले। उतावले होके ये क्या करते हैं, भैया चलो अब कौन इस परमाणु में चक्कर लगाता है, चलो कहीं घूम टहल के आते हैं। तो ये क्या होते हैं, कहीं और चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु को हम रगड़े और इससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, जैसे सपोज डेट कि इसको हमने रगड़ा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रगड़ने की वजह से ऊर्जा लेकर कहीं बाहर घूमने टहलने के लिए चला गया। तो जब घूमने टहलने के लिए चला गया तो इस पे क्या हुआ, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था मतलब जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, समझ में आ रहा है। सामान्य अवस्था से इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी होने की वजह से अब इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा आवेश किसके हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को तो क्या कर देगा, उदासीन करेगा। ये भी उदासीन करेगा, ये भी उदासीन करेगा, ये भी उदासीन करेगा, लेकिन इसको कोई उदासीन करने वाला नहीं है। यानी कि जो वस्तु है, वस्तु पे कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश का। क्या हो जाएगा, धनावेशित तो हो जाएगी वस्तु। बातें समझ में आई। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, तो इस पर कैसा आवेश आता है, धनावेशित। वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित। बात समझ में आया। यानी कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है या उससे एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिए जाते हैं तो वह कैसा हो जाता है, धन आवेशित वस्तु हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करें, कहीं ना कहीं से लाकर इसको दे दें, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, कहीं से लाकर दे दे। जैसे मान लीजिए कि यह एक परमाणु है, वस्तु है, वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन समान अवस्था में थे, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे। तो हमने क्या किया, इसको कहीं और से किसी वस्तु से रगड़े और उससे इलेक्ट्रॉन, जिस वस्तु से हमने इसको रगड़ा, जिस वस्तु से हमने रगड़ा, रगड़ की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकले और निकलकर इस वस्तु पर आ गए। यानी कि सामान्य अवस्था से इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से इस पर जो आवेश आया उस आवेश को हम लोग, क्योंकि इसमें देखो समान अवस्था में इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, एक तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ऋण आवेशित कण है, यह वस्तु भी क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है, किसी भी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर कैसा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है, ऋणावेश। यानी कि उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। बात समझ में आया। उस पर आवेश कैसा आता है, ऋण आवेश का, और उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण आवेशित वस्तु या ऋणावेशित वस्तुएं। बात एक ही बात, ठीक है। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे, इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो इसमें क्या हुआ था, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जब किसी वस्तु पर आवेश आता है तो उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, धनावेश। यानी कि वह वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित वस्तु कहलाती है। बात समझ में आया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि धनावेशित वस्तु किसको कहेंगे और ऋणावेशित वस्तु किसको कहेंगे। बातें समझ में आ रही हैं। किसी भी वस्तु पर
इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, और उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, धनावेशित वस्तु। इसी प्रकार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम बोलते हैं ऋण आवेश, और उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित वस्तु। बातें समझ में लिखेगा इस चीज को, ठीक है। मैंने अभी बोल ही दिया है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, पॉज करके उसको धीरे धीरे लिख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई। हाँ, एक चीज इसमें मुख्य चीज मैंने बताना भूल गया, नोट पॉइंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सबसे पहले प्रोटॉन है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी होता है कि इलेक्ट्रॉन? बात समझ में आ रहा है ना? प्रश्न है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए प्रोटॉन उत्तरदायी होता है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, इन दोनों कंडीशन में या तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आ रहा है या तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल रहा है। यानी कि किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए, आवेशित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन। तो ये मुख्य पॉइंट है। आवेशन के लिए, आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, न कि प्रोटॉन, न कि प्रोटॉन। बात समझ में आया? कोई पूछे कि किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुणों के बारे में। किसके बारे में? आवेश के गुणों के बारे में, ठीक है। पहला गुण आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के यानी कि विजातीय आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित तथा असमान प्रकार के आवेश, असमान प्रकार की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक धन आवेश है और एक और धन आवेश है तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा, क्योंकि ये दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक ऋण आवेश है, एक ऋण आवेश है और एक और ऋण आवेश है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो अभी कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का ही बल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक धन आवेश हो और एक क्या हो? ऋण आवेश हो, तो उनके बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। कैसा? आकर्षण का। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे आकर्षित करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
सिंपल सी चीजें भाई। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसका पहला गुण है। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे गुण के तरफ। तो दूसरा जो गुण है इसका, दूसरा गुण है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश का संरक्षण, ध्यान दीजिएगा, आवेश का संरक्षण। संरक्षण शब्द की जब भी बात आती है तुरंत बहुत सारी चीजें आपकी याद आने लगती हैं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा। ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा को बस क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। वैसे ही आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? वैसे जो द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये क्लासिकल फिजिक्स में ये सारी चीजें सही मानी जाती थी, लेकिन अब इसको उतना सही नहीं माना जाता है। बातें समझ में आ रही है ना? जैसे अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा माना जा रहा है कि द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और द्रव्यमान को उत्पन्न भी किया जा सकता है। वैसे ही ऊर्जा को भी नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी, या फिर कभी बाद में इस पर डिस्कस किया जाएगा कि ऐसा कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं आवेश के बारे में, आवेशों का संरक्षण के बारे में। आवेश के बारे में ऐसा नहीं है, आवेश के बारे में एकदम क्लियर है, ये एकदम प्योरली कन्वर्जेशन का पालन करता है, मतलब संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हम लिख देते हैं, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है यानी कि स्थानांतरित होता है। समझ में आया? यह है आवेश संरक्षण का नियम। यह आवेश का दूसरा गुण था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम तीसरे गुण की तरफ। तीसरा गुण जो है आवेश का, वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। तीसरा गुण क्या है? आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता के बारे में बात किया जाए तो आवेशों की योज्यता से मतलब यह है कि आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करते हैं। वस्तु नहीं कहेंगे, निकाय कहेंगे। मान लीजिए कि ये कोई निकाय है, इस निकाय में कई सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए 4 ही कण हैं, 4 कण हैं, तो अगर इस वाले कण पर 3 कूलाम का आवेश है, कितना? इस वाले कण पर 3 कूलाम का आवेश है, इस पर 4 कूलाम का है प्लस का, ये भी प्लस का, इस पर निगेटिव में 2 कूलाम का है, इस पे 3 कूलाम का है,
ठीक है, निगेटिव ले लीजिए। और एक और कण ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस पर 2 कूलाम का प्लस चार्ज है। तो इस पूरे सिस्टम का यानी कि पूरे निकाय का अगर कोई आवेश पूछे तो हम इसको सामान्य रूप से, जैसे सिंपली हम लोग बीजगणित के नियमों से इसको जोड़ सकते हैं। इस निकाय में कुल कितने आवेश हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए जैसे इसको हम कह दें Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, और ये है Q5। तो जो टोटल आवेश होगा, कुल चार्ज जो होगा, कुल आवेश Q इक्वल टू ये आपका होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। जैसे हैं वैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला Q1 कितना है, प्लस 3 कूलाम। ऐसे ही Q2 कितना है, प्लस का 4 कूलाम। आप समझ में आ रहा है। और Q3 कितना है, माइनस का है, तो इसमें हम माइनस लगाएंगे, -2 कूलाम। Q4 कितना है, -3 कूलाम। और Q5 कितना है, प्लस का 2 कूलाम। इस तरीके से हम लोग इसको सिंपली जोड़ सकते हैं बीजगणित के नियम से। तो कुल कितना आवेश हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 में से हम कितना घटा देंगे, 5, 9 में से 5 घट जाएगा, बचेगा कितना, 4। और ये 4 कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव का 4 आ जाएगा। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, -5। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। तो ये प्लस का 4 आ रहा है, यानी कि ये जो निकाय है धनावेशित होगा। और धन आवेश कितना होगा इस पर, 4 कूलाम। बातें समझ में आ सकते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए हम इसको बीजगणितीय नियमों से जोड़ सकते हैं। बातें समझ में आई। और चौथा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण से के बारे में कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वांटा जो शब्द है, क्वांटा, ठीक है, क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन शब्द जो है ये क्वांटा से बना हुआ है। किससे, क्वांटा। और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट से। बात समझ में आ रहा है। यह एक कैसा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। ये एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है पैकेट से। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट से, मतलब बंडल, ऐसा कहा जा सकता है। तो किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होता है वो बंडलों के रूप में होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। वहीं से क्वांटाइजेशन बना हुआ है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक नमकीन का पैकेट लिया, ठीक है, क्या लिया, नमकीन का पैकेट। उस नमकीन के पैकेट का जो रेट है वो है 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए। 5 रुपए का नमकीन का पैकेट, जैसे हल्दीराम वगैरह का आप लोग कुछ भी भुजिया वगैरह आप लोग खाते होंगे, उसी से समझते हैं, ठीक है। और वो अच्छी क्वालिटी का है, उसको आपको खोलना नहीं है, समझ में, पैकेट बना हुआ है, ठीक है। आप 1 लाइए, चाहे 2 लाइए, चाहे 3 लाइए, 10 ग्राम का है मान लीजिए, इसमें 100 ग्राम मान लीजिए, 100 ग्राम का ये पैकेट है। 100 ग्राम का वैसे होता नहीं है, 50 ग्राम के आसपास ही होता होगा। 50 ग्राम नमकीन के पैकेट का जो मूल्य है 5 रुपए है, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हमें 1 केजी नमकीन चाहिए, कितना, 1 केजी। 1 केजी आप लोग जानते ही हैं, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होगा। बात समझ में आ रहा है ना। 1 केजी में कितना, 1000 ग्राम होगा। और ये 5 रुपए के एक पैकेट का जो मूल्य है
5 रुपए है और ये 50 ग्राम का है, तो कितने इसमें बन जाएंगे आपके? 20 पैकेट बनेंगे। कितने? 20। समझ में आ रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि 20 है तो 21 हो जाए, चाहे आपका 21 तो हो सकता है, लेकिन 21.25 या 20.5 ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? वैसे किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होता है, चार्ज भी पैकेटों के रूप में होता है। ठीक है, अब वो पैकेट होते हैं इलेक्ट्रॉन, मूल आवेशों के पैकेट होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें समझ में आई? शायद पैकेट वाली बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पर अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तब ये आवेशित होगा, या तो हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये आवेशित होगा। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन दें और आधा इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दें। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन के मूलभूत कण क्या माने जाते हैं वो अलग बात है। मैंने क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में बताया था। मूलभूत कण मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? प्रोटॉन निकलता नहीं है, न्यूट्रॉन निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही आता है और इलेक्ट्रॉन ही जाता है। इससे छोटे कण नहीं होते। इससे छोटे कण आप लोग कहेंगे भाई कि क्वार्क पार्टिकल के बारे में मैंने बताया था। क्वार्क पार्टिकल होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्वार्क पार्टिकल के बारे में मैंने वहीं पे बताया था, इस बात को भी याद कीजिएगा कि ये अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़कर क्वार्क पार्टिकलों में तोड़ते हैं तो टूटने के बाद फिर वो क्या हो जाता है? फिर से जुड़ के या तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, या न्यूट्रॉन बन जाएगा, या फिर प्रोटॉन बन जाता है, यानी कि अस्थायी होता है। मूल रूप से अगर प्रकृति में पाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम या तो इसको देंगे या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस पर जो भी चार्ज आएगा वह एक निश्चित आवेश की मात्रा में ही आएगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना? मूल आवेश के बराबर, यूनिट चार्ज के बराबर कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होता है। तो इस पर या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 गुणे ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि कितना? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही इस पर चार्ज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर चार्ज कितना होता है। क्लियर? यानी कि जब भी चार्ज इस पर आएगा वो किस तरीके से, अगर 3 चार्ज आते हैं तो 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? जो भी हो, 4 आएगा तो 4 का गुणा कर देंगे। आप लोग गुणा करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस पर चार्ज आ सकते हैं या इस पे चार्ज कम होंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है या 1.25 इलेक्ट्रॉन गया, 2.25 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब भिन्नात्मक रूप में किसी पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, आवेशित नहीं हो जाता। इसलिए किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या होगी? Q बराबर N इंटू E के रूप में होगी, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो कैपिटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? मूल आवेश। मूल आवेश और मूल आवेश का मान आप लोग जानते ही हैं कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। अगर हमें कहना पड़े कि आवेश का क्वांटीकरण है क्या, ठीक है, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो हम ऐसे डिफाइन इसको करेंगे कि प्रकृति में, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित संख्या के पूर्ण गुणज
के रूप में उत्पन्न होता है, पूर्ण गुरज के रूप में उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और जो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या को जगह तो यहाँ पे बचा नहीं है, लेकिन ये पे कोशिश करते हैं लिख देंगे, स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लोगे, ठीक है। क्वांटीकरण कहते हैं निश्चित संख्या को मूल आवेश या इकाई आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बातें समझ में आ रहा है? तथा किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश की मात्रा Q बराबर N into E के रूप में होती है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। तथा वस्तु पर उत्पन्न आवेश Q इजकल टू प्लस या माइनस N इंटू E के बराबर होता है। आते समझ में आई? जहां N क्या है इसको भी लिख देते हैं। जहां N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट। बात समझ में आया? तो ये था आवेशों का मूलभूत गुण। बात समझ में आया? आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आवेश के गुण के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे विद्युतदर्शी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, और उसके बाद आपका कूलाम का नियम आगे के वीडियो में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को देखा, ध्यान से समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों में इसको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।